हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है और यह समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वह है हर्बर्ट स्पेंसर का संक्षिप्त जीवन परिचय। हर्बर्ट स्पेंसर को ऑगस्ट काम्टे का समकालीन माना जा सकता है। स्पेंसर इंग्लैंड के निवासी थे। उन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में बहुत से मूल विचारों का योगदान भी दिया है। काम्टे की तरह वह भी समाजशास्त्र को समाज के एक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने में प्रयत्नशील थे। स्पेंसर कांट के विचारों के संपर्क में तो आए, परंतु वह कांट के विचारों से सहमत नहीं हो सके। उन्होंने समाज का अध्ययन अलग ही दृष्टिकोण से किया था। उनका समाजशास्त्र विकासवादी सिद्धांत तथा जैव सादृश्य पर आधारित था। हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म 1820 में डर्बी के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 1903 ईस्वी में होती है। उनके पिता जॉर्ज स्पेंसर एक स्कूल अध्यापक थे। वह और उनका पूरा परिवार जो था वह कट्टर परंपरा विरोधी था तथा व्यक्तिवादी दृष्टिकोण वाला था। स्पेंसर अपने माता पिता की 9 संतानों में सबसे बड़े थे और अकेले वह ही बड़े हो पाए। बाकी सभी का कम आयु में ही मृत्यु हो गया। शायद यही कारण था कि उन्होंने अपने विकास संबंधी सिद्धांत में सर्वोपयुक्त की उत्तरजीविता अर्थात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के डार्विनवादी विचार का प्रतिपादन किए थे। हालांकि स्पेंसर ने कोई औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं पाई थी। उनके पिता तथा उनके चाचा ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया था। वह केवल कुछ समय के लिए एक छोटे से निजी स्कूल में जरूर गए थे। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि उनका सर्वोत्तम प्रशिक्षण गणित में हुआ था। प्राकृतिक विज्ञान, साहित्य, इतिहास जैसे अन्य विषयों में कोई व्यवस्थित प्रशिक्षण न पाने के बावजूद उन्होंने जैविकी तथा मनोविज्ञान पर काफ़ी उत्कृष्ट ग्रंथ लिखे हैं। युवक स्पेंसर ने रेल रोड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू किया, किंतु बाद में उन्होंने यह काम छोड़ दिया और एक पत्रकार के रूप में काम करने लगे। वह सुप्रतिष्ठित अंग्रेजी प्रकाशन इकोनॉमिस्ट का संपादक बन गए और कुछ वर्ष बाद यहाँ से त्यागपत्र देकर वह एक स्वतंत्र लेखक बन गए। वह उपन्यासकार जॉर्ज इलियट के घनिष्ठ मित्र बने, लेकिन उनकी मित्रता विवाह में परिणित नहीं हो पाई और इसके बाद स्पेंसर ने फिर कभी विवाह भी नहीं किया। उन्होंने गरीबी कभी नहीं देखी थी, लेकिन वह कभी धनवान भी नहीं बन पाए। 1850 में उनकी प्रथम पुस्तक सोशल स्टैटिक्स प्रकाशित हुई और इस पुस्तक को बुद्धिजीवी वर्ग अर्थात जो एक पढ़ा लिखा वर्ग था उसमें काफ़ी मान्यता मिली। इस पुस्तक में उन्होंने अपने समाजशास्त्रीय सिद्धांत के मुख्य विचारों को प्रस्तुत किया। सामाजिक स्थैतिकी के शीर्षक की वजह से कुछ चिंतकों ने उनके पे काम्टे के विचारों को फैलाने का दोषारोपण भी किया था, लेकिन स्पेंसर ने कहा कि इसको जो लिखा है उन्होंने वह उनके खुद के हैं। वह काम्टे का नाम तो सुने हैं किंतु वह उनके विचारों से कभी अवगत नहीं रहे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रारंभ में उनकी पुस्तक का जो शीर्षक था वह डेमो स्टैटिक्स था, जिसको बाद में उन्होंने 1850 में सोशल स्टैटिक्स के नाम से प्रकाशित कराया था। स्पेंसर चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो कि 1859 में छपी थी, इससे काफ़ी प्रभावित हुए थे। उन्होंने डार्विन के विकास संबंधी विचारों से बहुत कुछ ग्रहण किया था। वास्तव में उन्होंने ऐसा कहा था कि वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने डार्विन द्वारा दिए गए प्राकृतिक वर्ण अर्थात नेचुरल सेलेक्शन तथा सर्वोपयुक्त की उत्तरजीविता के बुनियादी विचारों की महत्ता को समझे थे। स्पेंसर इन्हीं विचारों को समाज के अध्ययन में लागू करना चाहते थे और उन्होंने बाद में उसे किया भी था। स्पेंसर ने अहस्तक्षेप या मुक्त बाजार यानी कि लेजेस फेयर के सिद्धांत का भी समर्थन किया था, जिसका उस समय के अंग्रेज अर्थशास्त्री भी समर्थन कर रहे थे। मुक्त बाजार अर्थात उस समय हमें पता है कि यह औद्योगिक क्रांति का समय था और हर कोई यह चाह रहा था कि किसी भी व्यापार में राज्य का नियंत्रण न हो, उन्हें आज़ादी दी जाए। तो वहाँ पे अहस्तक्षेप या मुक्त बाजार का सिद्धांत का समर्थन स्पेंसर भी करते हैं। 1882 में वह अमेरिका के दौरे पर जाते हैं, लेकिन जिंदगी के अंतिम दिनों में उन्हें ऐसा लगा कि उनकी कृतियों को उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिली जितनी कि उन्हें उससे उम्मीद थी।
स्पेंसर के जीवन के समय में समाज में जैसी उथल पुथल मची हुई थी, वैसे ही काम्टे के समय में भी थी। उन दोनों के सामने समस्याएं भी एक ही जैसी थीं। महत्वपूर्ण अंतरों के बावजूद दोनों विचारकों की चिंताओं और केंद्र बिंदुओं में व्यापक रूप से समानता थी। दोनों के अपनी थ्योरी अलग थी, समाज को अलग तरीके से देख रहे थे, लेकिन यह दोनों में विश्वास था कि जो प्रगति हो रहा है, ये जो समाज की प्रगति दिख रही है, जो परिवर्तन दिख रहे हैं, या हमें इसको अध्ययन करने के लिए जो ऐतिहासिक तरीके से हमें अध्ययन करना चाहिए, इन पे दोनों का एक मत था। उसी काल के अन्य प्रमुख चिंतक जैसे मार्क्स आदि भी इन विचारों में आस्था रखते थे। इन चिंतकों के इस काल को महान आशा की शताब्दी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह था हर्बर्ट स्पेंसर का एक संक्षिप्त परिचय, और इसको देने के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि अगर हमें किसी व्यक्ति के विचारों को जानना है तो हमें उसके जीवन परिवेश के बारे में जानना अवश्य जरूरी हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग हर्बर्ट स्पेंसर के मुख्य विचारों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।